Hello students, welcome to Physics Formula video series. In this series we will try to learn all the formulas of physics topic wise. हर एक वीडियो में हम लोग किसी एक टॉपिक के सारे फॉर्मूले कवर करेंगे. So in this video we are going to cover the formulas of gravitational chapter, topic name energy, potential energy and satellites. ओके तो पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखते हैं. कहता है इफ़ यू हैव टू मासेस m1 m2 kept at a distance of r, its gravitational potential energy is given by minus g m1 m2 upon r. इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है. ओके नेक्स्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी का एक एक्स्ट्रा फार्मूला है, इसको एक्चुअली बाद में होना चाहिए था, मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ. सो इट इज़ लाइक कि अगर किसी भी सिस्टम के पास निगेटिव में एनर्जी होती है, ओके तो उसका निगेटिव साइन हटा दीजिए, तो जो आता है उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. ओके तो आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, इसका मतलब है उसके पास बाइंडिंग एनर्जी होगी. जस्ट टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी आपको निगेटिव साइन हटा देना है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम. चलिए नेक्स्ट, स्केप स्पीड. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी प्लैनेट से बाहर फेंकते हैं विथ ए स्पीड कि वो कभी रिटर्न ना आए, तो उस स्पीड को हम लोग स्केप स्पीड कहते हैं. एंड दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2gm अपॉन आर. ओके नाउ आपको याद होगा कि लास्ट ग्रेविटेशन के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि gm कैन बी रिटर्न एज gr². ओके सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो इस फॉर्मूले में भी अगर आप gm के जगह gr² पुट करेंगे तो द फॉर्मूला विल बी रूट अंडर 2gr. ओके इस फॉर्मूले में अच्छी बात यह है कि इन जनरल सभी स्टूडेंट को r और g की वैल्यू याद रहती है, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. कैपिटल G और कैपिटल M प्लस कैपिटल R तो इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है. चलिए ऑर्बिटल स्पीड. कहता है अगर हमारे पास कोई सैटेलाइट हो जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ओके कैसा भी सैटेलाइट, या सन के चारों तरफ जो हमारा अर्थ घूम रहा है, तो कोई भी किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम के चारों तरफ दूसरा प्लैनेटरी सिस्टम अगर घूम रहा हो तो उसकी एक स्पीड होती है. दैट स्पीड इज गिवन बाय gm/r, जिसको आप gm/r+h लिख सकते हैं. r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड दिस इज़ रेडियस प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस. ओके यहाँ भी आप चाहें तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. ओके बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बचा ही रह जाएगा, gr² आ जाएगा बस, तो इट विल बिकम gr² डिवाइडेड बाय r+h रूट अंडर. ओके तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्बिटल स्पीड. ना ये जो स्केप स्पीड हमने निकाला और ऑर्बिटल स्पीड निकाला, दे आर हैविंग सिमिलर फार्मूला. सो किसी हाइट पे अगर स्केप स्पीड पता हो और उसी हाइट पे ऑर्बिटल स्पीड भी पता हो, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों सेम हाइट पे होनी चाहिए. ओके इन जनरल स्केप स्पीड की डायरेक्ट हम बात करते हैं तो सरफेस पे ही बात होती है, लेकिन अगर सरफेस की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल स्पीड भी सरफेस पे ही होना चाहिए. दोनों अगर सेम हो तो उनके फॉर्मूले के बीच एक रिलेशन है कि स्केप स्पीड इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल स्पीड. ओके सो ऑर्बिटल स्पीड को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्केप स्पीड हो जाता है. ये एक्चुअली एनर्जी से आता है. स्केप स्पीड से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो ऑर्बिटल स्पीड वाली एनर्जी के डबल होती है. तो आपको पता ही है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v². इस फॉर्मूले में अगर स्क्वायर कर देंगे तो √2 विल बिकम 2. ओके चलिए नाउ लेट्स सी द फॉर्मूलाज फॉर सैटेलाइट. सैटेलाइट को जब हम लोग किसी ऑर्बिट में डालते हैं तो उसके पास ऑर्बिटल स्पीड भी होता है, तो ये फार्मूला भी यहाँ भी एप्लीकेबल होगा. प्लस हम यहाँ पर मेनली एक्चुअली एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं. तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट -gmm/r+h, वही फार्मूला है जो ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ा था, बस स्मॉल r के जगह कैपिटल R+h जो पुट करते हैं हमेशा वो कर दिया है. और m1 m2 के लिए भी मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सैटेलाइट पुट कर दिया है.
काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv²। इस v के जगह अगर हम ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये आ जाता है gmm/2r+h। मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्टली हाफ होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है। ना टोटल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगा। तो प्लस में हाफ है, माइनस में फुल है, तो दोनों को ऐड करने के बाद माइनस में हाफ मिलेगा। तो यू कैन सी कि ये माइनस में हाफ है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू gmm/2r। नीचे कैपिटल R प्लस H भी लिख सकते हैं। तो मैंने तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस एनर्जी से रिलेटेड देखा है वो सिर्फ इस रिलेशन पे ही देखा है। तो इस रिलेशन को ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। बाकी सब फॉर्मूले अगर याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी इस फॉर्मूले से शायद आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास एक स्पेशल फार्मूला है। कहता है हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑन एनी सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। ओके, बट अगर ये स्क्वायर वाला जो 2 है इसकी जगह कोई और नंबर आ जाए, जेईई एडवांस में अक्सर हाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, मतलब n की वैल्यू वो चेंज करते रहते हैं। इन दैट केस केपलर फॉर्मूला का क्या होगा? याद है केपलर्स थर्ड लॉ। सो केपलर्स थर्ड लॉ चेंज हो जाता है। t² जो है वो r⁴n+1 के बराबर होता है। मीन्स हम जो पढ़ते हैं उसमें n की वैल्यू 2 होती है तो r³ आ जाता है। लेकिन अगर n की वैल्यू चेंज होती रहे तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴n+1। ये आपको आप सिंपली केपलर्स थर्ड लॉ का थोड़ा डिटेल वर्जन समझ सकते हैं। ओके, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नाउ केपलर्स थर्ड लॉ में सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया गया था कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वहाँ पर से कुछ कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट्स के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है ना? तो यहाँ वो फॉर्मूला जब न्यूटन का लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलता है विच गिव्स फुल डिटेल। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बताता है। तो t इज इक्वल टू 2π√gm 3/2। मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो यू कैन राइट t² इज इक्वल टू 4π² इंटू r³। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। t² और r³ के बीच जो रिलेशन है उसमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 4π² ओके, π² को अगर आप 10 मान ले तो 40/gm। ओके, याद रखने में थोड़ी आसानी होगी इसलिए मैंने बोला 40/gm ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो कभी कभार क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है डिटेल में, तो ये आपको फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ याद रखना होगा। चलिए, दो और छोटी छोटी बातें। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक कहलाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो अर्थ के साथ ही घूमता है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है ताकि वो हमारे साथ रहे और हम उसके ऊपर आसानी से एंटेना को फोकस कर सकें। दूसरा होता है एक नियर सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत ही नज़दीक घूमता है। ओके, सो दोनों सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला, टाइम पीरियड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे साथ ही घूमता है तो उसका टाइम और हमारा टाइम सेम होना चाहिए 24 आवर्स। नियर बाय सैटेलाइट बहुत फास्ट घूमता है, उसका टाइम सिर्फ 84 मिनट्स होता है। वो 84 मिनट्स में एक चक्कर लगाकर आ जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट 36,000 किलोमीटर। सरफेस वाला का हाइट तो 0 होगा क्योंकि वो हमारे एकदम से नज़दीक है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर। ये भी ध्यान देना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट जो है वो लगभग 6 आवर के बराबर होती है। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन के काम आता है ना। ऑर्बिटल स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड और 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये दोनों याद रख भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट ये जो टाइम पीरियड और हाइट है, ये स्पेशली 6 आवर,
ये ज़रूर याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू सॉल्विंग अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में लोग सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो वहाँ पास अप्रॉक्स बहुत काम आएगा। ओके, so this is all about the formulas related to energy and satellite. If you think any important formula is missing, you can just let me know in comments. Thank you.